गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात शुरू कर चुके थे, एंड वी हैव सीन दैट ए क्वेश्चन कंडीशन ऑफ डायरेक्शन रिवर्सल। एक्चुअली डायरेक्शन रिवर्सल की कंडीशन समझने का हमारा कोई पर्पस नहीं था, केवल पर्पस यह था कि एक सिचुएशन है, उसको हम कंफर्टेबली एनालाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते। हां, डायरेक्शन रिवर्सल को लेके हम लोगों ने एक बात देखी थी, वो ये कि डायरेक्शन रिवर्सल की जो कंडीशन है ना, उस वक्त एक तो वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए एंड वी आर थिंकिंग अबाउट एक्सेलरेशन ऑल्सो। बट वन थिंग कल मैंने आप लोगों को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज यू आर ऑल आस्किंग अबाउट एक्सेलरेशन। एक्चुअली डायरेक्शन रिवर्सल चेक करने के लिए एक्सेलरेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। Only you have expression for velocity, we can check whether direction will be reversed or not. कंडीशन इतना सही है कि आपको वो तो फाइंड करना ही पड़ेगा कि कौन कौन से इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो है। तो आज मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, केवल वेलोसिटी फंक्शन। सपोज वी टेक दिस, in rectilinear motion. Suppose we take this example, v is equal to t minus 1 and t minus 2 whole square. And अब देखिए, हम इस बात को चेक ही नहीं करेंगे कि एक्सेलरेशन कितना है, only see sign of velocity. इन सुटेबल इंटरवल, और सुटेबल इंटरवल कौन कौन से हैं? जस्ट सी, व्हेन v इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू व्हाट, 1 and 2। तो इसको तीन इंटरवल कर दें, एक तो t लेस देन 1, t इन बिटवीन 1 and 2 एंड t ग्रेटर देन 2, क्योंकि 1 और 2 पे तो वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो लेट अस चेक व्हेन t इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। अगर t 1 से छोटा है तो आप देख लीजिए वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये टर्म नेगेटिव होगी और ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी। सो जस्ट v विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट वी चेक सेकेंड इंटरवल, व्हाट, t लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 1। अब t 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो इस टाइम देखिए दोनों ही टर्म, दोनों ही फैक्टर जो है ना पॉजिटिव है, सो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। देन चेक वेदर t इज ग्रेटर देन 2। अगर t ग्रेटर देन 2 कर दें तब भी दोनों फैक्टर पॉजिटिव रहेंगे एंड वेलोसिटी विल बिकम पॉजिटिव। आप देखिए जीरो क्रॉसिंग कहां, एक तो यहां जीरो क्रॉसिंग हो रहा था, यहां साइन चेंज हुआ, और एक जीरो क्रॉसिंग कहां, 2 पे हो रहा था, यहां साइन चेंज नहीं हुआ। इट मींस व्हाट वी कैन से, डायरेक्शन रिवर्सल केवल एक बार हुआ, t इज इक्वल टू 1। नहीं गॉट द आइडिया? सो रेक्टिलिनियर मोशन में डायरेक्शन रिवर्सल के बारे में सोचना हो तो एक्सेलरेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। हिमांशी सर प्लीज टेक BB1 डाउट, बिगनर बॉक्स 1 डाउट। यस आई विल चेक, आई विल टेक द डाउट्स। पहले बात पूरी कर लें। मुझे मालूम है आपको असाइनमेंट दिया था, वो डाउट मैं लूंगा, जस्ट प्लस पहले ये बात पूरी कर लें दो, है ना। नाउ सी, देखो एक बात ध्यान सुने, जब कोई चीज आपको समझाई जा रही हो ना, तो उस वक्त उसी पे ध्यान दें। आपको होमवर्क दिया था, आई नो बिगनर बॉक्स 1 आपको करना था, उसके डाउट लेंगे। बट अब देखिए क्या है, इसमें हम चेंज कर लें, मान लो एग्जाम्पल 2 कर लें। Suppose we take v is equal to t minus 1 and t minus 2 cube। मैं ये एग्जांपल स्पेशल इसलिए रहा हूं कि दोनों ही एग्जांपल्स में t is equal to पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। इज इट? यू कैन चेक, आप फर्दर डिफरेंशिएट करके आप चेक कर लें, t इक्वल टू पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। नाउ जस्ट सी हियर, अगर यहां भी देखें वही इंटरवल डिसाइड करें। क्यों? वेलोसिटी जीरो कब कब है? वेलोसिटी है जीरो कब? t इज इक्वल टू 1
एंड 2 पर। अगेन 3 इंटरवल हुए, क्या? 0 से 1 के बीच में, when t is less than 1 and greater than 0। जरा वेलोसिटी के साइन बताएं क्या होगा? इस बीच में वेलोसिटी का साइन क्या होगा? t 1 से छोटा है। जस्ट लेट मी नो, ये फैक्टर क्या होगा? ये t 1 से छोटा है तो ये फैक्टर नेगेटिव होगा, और ये फैक्टर भी नेगेटिव का पावर 3 है, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अगेन लेट अस टेक सेकंड इंटरवल, t लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। इस इंटरवल में वेलोसिटी का साइन क्या होगा? जस्ट लेट मी नो। नेगेटिव। कैसे? 1 से 2 मीन्स t 1 से बड़ा हो गया, ये टर्म तो, ये फैक्टर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज पावर 3, सो वेलोसिटी इज नेगेटिव। एंड व्हेन t इज ग्रेटर देन 2, अब देखिए दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव हो गए, वेलोसिटी विल बिकम पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो आप देखिए ये 0 क्रॉसिंग और ये 0 क्रॉसिंग, यहां वेलोसिटी चेंजेस साइन, हियर वेलोसिटी चेंजेस साइन। इट मीन्स यहां दोनों इंस्टेंट पर डायरेक्शन रिवर्सल होगा। ठीक है, डायरेक्शन रिवर्सल के वक्त एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? इफ वी नो दैट इट इज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज, इज इट? बट डायरेक्शन रिवर्सल डिसाइड करने के लिए एक्सेलरेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ आप लोगों को बिगनर बॉक्स 1 सॉल्व करने को दिया था, एंड आई थिंक यू ऑल हैव ट्राइड इट। So I am coming on beginner box. Just feel free in asking doubts. आप जो भी डाउट हो उनको बिल्कुल फ्री होके पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? एक बात और, डाउट नहीं हो तो आप नो मैसेज करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अगर आपके पास डाउट नहीं तो उसको बहुत जल्दी बोला करिए, ये मुझे कुछ एनकरेज करता है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3, यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, question number 6, Himanshi, it is doubt in question number 6. A body moving on a straight line path, when reverses its direction of motion, it must have 0 velocity and 0 acceleration. No. मैंने कहा ना, वेलोसिटी 0 होना जरूरी है, बट एक्सेलरेशन के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। See here, ऑप्शन बी, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ मस्ट बी रिवर्स्ड। अब देखिए एक्सेलरेशन रिवर्स हो गया तो डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। कैसे? सपोज एक सिंपल एग्जांपल लें, वही मैंने डिस्कस किया था। सपोज ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे कोई बॉक्स इधर स्लाइड करता हुआ आ रहा है, आपको उसको पुश करके उसकी वेलोसिटी रिवर्स करनी है। सो व्हाट इज देयर? आप उसको पुश करेंगे तो जब तक पुश करेंगे वेलोसिटी 0 करने के लिए एक्सेलरेशन अपोजिट है, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी 0 हुई आपने एक्सेलरेशन रिवर्स कर दिया, मतलब आपने पुल करना शुरू कर दिया, तो वो आ रहा था, रुका और वापस उसी डायरेक्शन में चल दिया। तो एक्सेलरेशन का रिवर्सल नहीं होना चाहिए। सो बी इज नॉट एन ऑप्शन। इट मस्ट हैव 0 वेलोसिटी एंड ए फाइनाइट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। यस, इट मस्ट हैव ए फाइनाइट नॉन जीरो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। So now it's obvious कि हिमांशी आपका डाउट क्वेश्चन नंबर 5 में था कि एक चीज और, जब कोई होमवर्क डिस्कस करे एक बात का ध्यान रखें कि जब मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूं तो कई बार आप लोग वहां से डाउट पूछेंगे, यस, तो वो ट्रांसमिशन लैग के कारण हो सकता है मैं अगला क्वेश्चन बोल दूं तब आए। आप डाउट में क्वेश्चन नंबर ही टाइप कर दिया करें, तो अगर मेरे पास थोड़ा लेट भी आ रहा है तो मुझे समझने में दिक्कत नहीं होगी। हिमांशी का डाउट था क्वेश्चन नंबर 5 में,
Mark the correct statement or statements. First, if the change of position of a particle in rectilinear motion is in positive x direction, its acceleration must also be in the positive x direction. No. पहला चीज क्या है? चेंज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव एक्स में होना जरूरी नहीं, हो सकता है वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई हो. Okay, so any doubt in option 1? A, if the change of position of particle in a rectilinear motion positive x direction, no. Acceleration may be in negative x direction. B, if the change of position of a particle in rectilinear motion is in positive x direction, its acceleration may or may not be in the positive x direction. Yes. चेंज इन पोजीशन अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में, इट इज श्योर. अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्स में है. अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स में है. बट वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्स में होना ये गारंटी कर देता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है. हिमांशी, आई थिंक आपको अपने डाउट का आंसर मिल गया होगा. हिमांशी, okay. Now question number 7, any doubt? आप जल्दी रिस्पॉन्स दें क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Okay, no doubt in BB1. Yes. Now this beginner box 1 is designed only to develop fundamental concept. तो इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि आपके आइडियाज वीक है, इसका मतलब ये है कि शायद आपने उस वक्त उस बात पे ध्यान नहीं गया हो. सो आई एम इरेजिंग दिस आइडिया नाउ. जैसे मैंने कहा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया डिस्कस करना है मुझे. वो इतना इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली हम उसको इग्नोर कर देते हैं. मैंने कहा इतना इंपॉर्टेंट है फिर भी इग्नोर कर देते हैं. That is use of graph. अंकित, left two options of question 5 कि बेटा बाद में डिस्कस कर लेंगे, अब दूसरी बात शुरू हो गई है ना. मैं डिस्कस कर लूंगा लास्ट में. बात क्या चल रही थी? यूज ऑफ ग्राफ. यूजुअली इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी एंड देन वी स्टार्ट लर्निंग ग्राफ. मतलब हम ग्राफ को एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं स्टार्टिंग में. बट अगर ग्राफ से हर मोशन एनालाइज किया जा सकता है, अगर ग्राफ से सारा मोशन एनालाइज किया जा सकता है, इसका मतलब ग्राफ एक इतना पावरफुल टूल है कि उसको बिगनिंग से लेकर चलना चाहिए. मींस हमें कुछ टाइम तक जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आए उनमें जितना हो सके उतना उनको ग्राफ से भी सॉल्व करें. तो ग्राफ के मेथड पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पहली बात. दूसरी बात, आपने कई प्रॉब्लम एनालिटिकली भी सॉल्व किया, मतलब कैलकुलेशन करके, कैलकुलस यूज करके या फॉर्मूले यूज करके, और उन्हीं क्वेश्चंस को आपने ग्राफ से भी सॉल्व किया. ऐसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें वो एक्सपीरियंस आता है कि कैसी सिचुएशन में कौन सा मेथड ज्यादा बेटर होगा, कौन सा मेथड हमें जल्दी इंसाइट देगा, कौन सा मेथड हमें जल्दी सिलेबस मतलब सॉल्यूशन देगा. ये एक्सपीरियंस जब तक हम बहुत सारी प्रॉब्लम दोनों मेथड से न करें तब तक नहीं आता. बाद में सॉल्व करने के बाद क्या होता है मालूम है? जितनी टाइप की प्रॉब्लम्स को हमने ये शो कर दिया होता है कि ये ग्राफ से सिंपलर होंगी, उनमें तो ग्राफ ध्यान आता है, अदरवाइज ग्राफ नहीं ध्यान आता. नाउ एक क्वेश्चन आया है हिमांशी का, सर प्लीज टेल सिलेबस ऑफ 18 जुलाई. बेटा सिलेबस 18 जुलाई तक का हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पूरा रखेंगे. इज इट? मैं ऐसा नहीं रखूंगा कि जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया 17 या 16 जुलाई तक, वो नहीं. स्ट्रेट लाइन मोशन. इज इट? एंड वी टेक केयर ऑफ हम कितना कंफर्टेबली कवर कर लें. मतलब टेस्ट से 3-4 दिन पहले तक या 2-3 दिन पहले तक
जो हम कवर कर चुके हैं उतना ही सिलेबस रखेंगे। एंड सिलेबस आई हैव डिसाइडेड, एंड वो मैंने आपके पदम सर को भेज दिया है, बट अभी मुझे सिलेबस ध्यान नहीं है ना, तो वो सिलेबस की चिंता मत करें, आपसे कोई इंजस्टिस नहीं होगा। एक चीज और, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही, जब यहां कोई बात हो रही है सब्जेक्ट को लेकर, आपका अटेंशन होना चाहिए। लिसन हिमांशी, मेरी बात ध्यान सुनो, जब किसी सब्जेक्ट को लेकर बात हो रही है तो आपका पूरा ध्यान उस पे, उसको सीखने में लो, क्योंकि वो सीख जाओगे तो आपका फाइनल एग्जाम अच्छा होगा, है ना। आप अभी के टेस्टों में चिंता मत करो, उसमें हम आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको नहीं आए, और वो सिलेबस ग्रुप में मेंशन कर देंगे, पदम सर बता देंगे आपको। इसे मेरी बात ध्यान सुनना। तो जब हम क्लास में कोई बात चल रही है तो हमारे दिमाग में इधर उधर कोई बात आनी ही नहीं चाहिए। ये कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन करो बेटा। टेस्ट की बात बाद में, अभी आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ध्यान नहीं रहेगा, मैं नहीं सोच पाऊंगा क्या सिलेबस मैंने बता दिया क्या नहीं बता दिया। इज इट? क्योंकि मैं जब आपकी क्लास में आता हूं ना, किसी भी क्लास में, तो मैं सब भूल जाता हूं, मुझे केवल क्या टॉपिक डिस्कस करना है वो, और मेरे स्टूडेंट्स के जो डाउट सामने रहते हैं ना, आप लोग जो टेक्स्ट करते हैं डाउट, केवल मेरा अटेंशन वहां रहता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, या आप लोगों से मेरा एक बड़ा सीरियस एडवाइस है कि आप पूरा का पूरा अटेंशन जो टीचर आपको बात कर रहा है बस उसी में लगाएं। इज इट? सिलेबस बता दिया जाएगा आपको, और अभी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा, मेरे दिमाग में आएगी भी नहीं बात। नाउ लेट अस कम ऑन यूज ऑफ ग्राफ। आपको यह भी सजेस्ट किया था, यूज ऑफ ग्राफ वाला जो आर्टिकल है वो आप रीड करके आएंगे। यूज ऑफ ग्राफ इन रेक्टिलिनियर मोशन। एनालिसिस इस रेक्टिलिनियर मोशन को एनालाइज करने में हम ग्राफ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस बात को देखो, दो तरीके से सीखा जा सकता है। एक तो आपको रिजल्ट मालूम हो, एक नहीं, जो मैथमेटिकल बेसिक कंसेप्ट है हमें वो मालूम है। व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या सिखाऊं? रिजल्ट सिखा दूं, या वो बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट सिखा दूं जिससे ग्राफ का केवल स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं, जहां भी यूज होता हो वहां यूज कर सके कंसेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ थिंग, व्हाट कैन बी read or find from a graph? ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। हम एक ग्राफ से क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं? कैन यू सजेस्ट मी फ्यू नेम्स? क्या क्या चीजें ग्राफ से पता कर सकते हैं? कोई भी ग्राफ हमारे सामने है तो just text which two quantities are being related. Yes, very good. But there was topic named analyzing rectilinear motion with graph. यही है बेटा हिमांशी, use of graph in rectilinear motion analysis. हिमांशी क्या सोचते हो आप? Is it necessary कि मैं word to word वही टॉपिक लिखूं? See, use of graph in rectilinear motion analysis has the same meaning as analyzing rectilinear motion with graph. How they are related, slope, area. Okay. So you have suggested me. First thing, I ask you, we read coordinates. मीन्स हम जो जिन क्वांटिटी के बीच में ग्राफ है, तो सपोज मैंने कहा y और x के बीच में ग्राफ है, तो कितने x पर कितना y है ये हम रीड कर सकते हैं, वैल्यूज, और यू कैन से कोऑर्डिनेट्स और वैल्यूज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये इतना यूजुअल है कि हम इसको बोलने की भी मतलब जरूरत नहीं समझते, इतना ऑब्वियस मानते हैं इसको, लेकिन कई प्रॉब्लम में बताऊं आपको,
केवल यही ध्यान नहीं आएगा, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकंड, अब आपने बात की स्लोप। अब स्लोप में दो बातें होंगी, स्लोप एट ए पॉइंट एंड स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स। मीन स्लोप में जो दो आइडियाज होंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड सेकंड होगा स्लोप ऑफ सीकेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ सीकेंट, इज इट? स्लोप ऑफ सीकेंट क्या बताएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताएगा, वो देख लेंगे। सपोज वी टेक ग्राफ बिटवीन, हमने फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन लिया। अब देखिए, वैसे तो मुझे बोलना चाहिए ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, लेकिन ऑर्डिनेट और एब्सिसा वर्ड बार बार बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने y इक्वल एफ एक्स ले लिया, मतलब ऑर्डिनेट पे हमने क्या प्लॉट किया, y, और एब्सिसा पे x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताएगा, ये बताएगा रेट ऑफ चेंज इन y at a with respect to x at a particular x, मीन्स x की एक सिंगल वैल्यू पर y में x के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा होगा, यह स्लोप ऑफ टेंजेंट से मालूम पड़ेगा, और इसी को अक्सर हम स्लोप ऑफ ग्राफ बोल देते हैं। इज इट? अब देखिए, लिसन वन थिंग, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। आपको ये चीजें बड़ी ऑर्डिनरी लग रही होंगी, व्हाई आई एम रिपीटिंग दीस थिंग्स, बट यही ऑर्डिनरी चीजें मैं हमेशा बहुत सिंपल आइडिया पे आपको ध्यान दूंगा, और आप देखेंगे उतने ही सिंपल आइडिया से बहुत रिमार्केबल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मीन्स आपके आइडियाज जितने सिंपल कंसेप्ट होंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के, ना सॉल्यूशन सिंपल होगा। अदरवाइज क्या होगा, हम मैथमेटिक्स में लग जाते हैं। स्लोप ऑफ सीकेंट, ये क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x in an interval of x। ये जो सीकेंट का स्लोप है ना, ये सीकेंट मतलब ग्राफ के दो पॉइंट्स को मिलाया, उनको मिलाने लाइन सीकेंट कहलाती है। इसका स्लोप क्या होगा, जिन पॉइंट्स को मिलाया ना, उन पॉइंट्स के बीच में y में x के रेस्पेक्ट में एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब देखिए क्या हुआ, मैंने आपसे पूछा तो आपके पास नाम आया स्लोप एरिया, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक ऐसा नाम है जिसको हम भूल जाते हैं, सबको मालूम है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ध्यान नहीं आता। जरा एक बात देखो, आपके सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आई होंगी जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जब सॉल्यूशन उनका सामने आया होगा, दिमाग, अरे ये तो हम कर सकते थे। ऐसा कई बार हुआ या नहीं हुआ? जस्ट लेट मी नो। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप एग्जाम से बाहर आए, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर आते, अरे इसको तो ऐसे करना था। ऐसा हुआ है कई बार? यस और नो? यस। अब देखिए जरा, हम केवल इसी चीज को ओवरकम कर लें कि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आई लेकिन बाहर आ गई, बस वैसी प्रॉब्लम अगर आपसे होने लग जाए तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे ना। एक्चुअली बेटा, प्रिपरेशन को बड़ा साइंटिफिकली लेना पड़ता है। हमारी जो जो कमियां है ना, उन कमियों को कम करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी कमी है कि बहुत से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ध्यान नहीं आते, बाहर ध्यान आते। उनका कारण यही है कि हम पढ़ते वक्त जो बहुत सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको बताऊंगा। इफ यू वांट टू हैव वेरी गुड स्कोर इन फिजिक्स, पर्टिकुलरली इन आईआईटी, देन यू मस्ट नॉट नीड ऑफ एनी रिवीजन बिफोर एग्जाम। एग्जाम से कम अभी जो भी होते हैं, आपको 2-3 दिन पहले जो टॉपिक आपने पढ़े उनको रिवीजन नहीं लेना। जानते हो रिवीजन लेने में एक बड़ा दिक्कत होती है। क्या होती है रिवीजन लेने में? मेरी बात ध्यान सुनना।
कि जब हम चीजों को रिवाइज करने बैठते हैं, है ना, तो पहला पेज कोर्स का पढ़ा, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, अच्छा मन करता है ये आता है, ये आता है, ये आता है। शुरुआत रिवीजन की बड़ी इंटेंसिटी से होती है, एक एक ध्यान से पढ़ते हैं, बट थोड़े टाइम बाद मन में क्या चलता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, तो ये माइंड स्किप करने लगता है चीजों को, और जब वो बात जो आपको नहीं आती उसका नंबर आता है तो भी दिमाग कह लेता है ये आता है। रिवीजन में ये होता है, मींस जो चीज आपको नहीं आती वो रिवीजन में कभी भी आप नहीं करोगे, पहली बात। दूसरी, आप कितनी भी कोशिश करें, रिवीजन हम तब लेते हैं जब हमें कोई फॉर्मूले याद करने हो। देखो, अगर आपको कुछ याद ही नहीं करना हो तो रिवीजन लेने की जरूरत क्या है? मेरी बात समझ रहे हैं? और लिसन मी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फॉर्मूले फिजिक्स में मैं आपको कोई फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं कहूंगा, और ना मैं कोई ऐसी जरूरत छोड़ूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी फॉर्मूला याद करना पड़े। अब फॉर्मूले याद करने के लिए हम रिवीजन लेते हैं तो क्या होता है, एक आध चीज भूल जाती है। अब जानते हो क्या होता है, मेरे साथ कई बार हुआ ऐसा, और भाई कई बच्चों से मैंने पूछा, उनके साथ भी हुआ है कि जब एग्जाम हॉल में जा रहे होते हैं ना, तब ध्यान, अरे ये तो हमने रिवाइज नहीं किया। बस एग्जाम हॉल की एंट्री और माइंड में टेंशन, ये तो हमने रिवाइज नहीं किया। बस अब उसका क्वेश्चन आए ना आए, दिमाग में टेंशन आ गई और वो चीजें खराब कर दी। मींस एग्जाम हमें बिल्कुल खुशी मन से देना है, माइंड में कोई ऑक्यूपेशन, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज डोंट ट्राई टू रिवाइज वन थिंग। एंड सेकेंड, हमेशा पढ़ते वक्त हर एक बात पे ध्यान दो। डोंट थिंक ये कम इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिसको कम इंपॉर्टेंट समझते हो, मतलब उसका प्रॉब्लम्स में यूज कम होता है, और आईआईटी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम में वही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसको कम लोग जानते हो। आप जरा सोचो, जिस एग्जामिनर को पेपर बनाना है, और पेपर किस एम से बनाना है कि मैक्सिमम लोगों को रिजेक्ट करना है, बहुत कम लोगों को सेलेक्ट करना है। आईआईटी और ओलंपियाड के पेपर इस एम से बनते हैं। तो वहां ढूंढ ढूंढ के ऐसे पॉइंट्स उठाए जाते हैं, ऐसी चीजों का यूज कराया जाता है जिन पर लोगों का एवरेज या मैक्सिमम ध्यान नहीं जाता। सो डोंट थिंक, किसी भी बात को कम इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट मत समझिए। सो ये बात थी स्लोप की। देन थर्ड थिंग वी टेक एन एरिया। एरिया के बारे में आपको बहुत ढंग समझना है। पहली बात, ये जो ग्राफ का एरिया होता है ना, ये एक्चुअली सरफेस एरिया नहीं होता, इट इज ए मैथमेटिकल क्वांटिटी। ये एरिया बेसिकली है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इक्वल टू, और यू कैन से नॉट ए सरफेस एरिया। हां, एरिया के बराबर होती है वो अलग बात है, बट इट इज नॉट सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया होता तो आपने पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्स के नीचे वाला नेगेटिव एरिया होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव। तो सरफेस एरिया तो नेगेटिव नहीं होता। इट मींस इट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। वी डिस्कस इट लेटर। अब एरिया की बात आई तो एरिया हम दो तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट वाई डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, इज इट? एंड दूसरा इंटीग्रेशन लिख सकते हैं हम, और से x dy। ये x dy शायद आपने यूज नहीं किया होगा, बट इट हैज वेरी ग्रेट यूज। फ्रॉम, आप चाहे x1 टू x2 कर दें, चाहे y1 टू y2 कर दें। सपोज आई राइट हियर x1 टू x2। व्हाट डज इट मीन? अब देखिए, दोनों का अंतर दिखना चाहिए। एक्चुअली आई टेक हियर ए ग्राफ x and y, simple graph. Suppose I take this one, this graph. Now y dx means a small interval in x and y. So we are adding these strips. This area is what? Y dx. समझ में आया?
और मुझे x डिवाइड करना है, तो एक x और y में छोटा चेंज, इट मीन्स वी टेक दिस वन। ये क्या होगा, x होगा, और ये देखिए ये क्या होगा, dy होगा। ऐसे यहां ये क्या होगा, dx होगा, और ये क्या होगा, y। तो आपको ये x dy और y dx का अंतर ग्राफिकली दिखाई दिया। जस्ट आई वॉन्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम यू। ये x dy क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड y dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको इस डायग्राम से दिखाई दिया? यस और नो? इट मीन्स अगर आप y dx इंटीग्रेट करोगे तो ग्राफ के नीचे का एरिया मिलेगा। मीन्स व्हाट इज दिस, ये है एरिया between the graph and the x-axis। ये ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया है, इज इट? नो, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये इधर वाला एरिया, पूरा सारा ये एरिया मिलेगा। मीन्स इट इज इक्वल टू एरिया between the graph and the y-axis। Now you got these two ideas? Aniket, अब बोले in the second one limit should be from y1 to y2। Listen my dear, लिमिट्स करस्पॉन्डिंग होती है। अगर आपने x1 टू x2 लिखा है, इसका मतलब यह है कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे, या तो dy को x में कन्वर्ट कर लेंगे dx में। लिसन, देखो क्या होगा इसको जब सॉल्व करेंगे। मैं आ रहा हूं, अब मैंने जानबूझ के यहां पे लिमिट x1 टू x2 लिखा है। आई वॉन्टेड दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन ऑफ यू, हाउ वी रिजॉल्व इट। एक्चुअली ये जो फंक्शन है ना, यहां से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट यू कैन राइट हियर, dy इज इक्वल टू f डैश x dx। लिख सकते हैं ना ये, इज इट? dy इज इक्वल टू f। अब जरा देखो, अगर मैं इस dy को f डैश x dx से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास पूरा x ही तो रहेगा, लिमिट में x में यूज कर लूंगा। You got the idea? और अगर यहां से मैंने x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ये भी तो कर सकता हूं। इट इज नॉट f माइनस वन, f इनवर्स y। अगर मैंने x इज इक्वल टू f इनवर्स y करके यहां x की वैल्यू रख दी, तब लिमिट y में यूज करूंगा। नाउ लेट मी नो, आप दोनों में से क्या यूज करना चाहोगे, कौन सा करना इजी रहेगा? मेरे ख्याल से ये करना इजी रहेगा, क्योंकि हर फंक्शन का इनवर्स पता करना बहुत मुश्किल होता है। विच विल बी मोर इजियर, टू यूज द फर्स्ट वन, फर्स्ट यूज करना इजी रहेगा या सेकंड यूज करना इजी रहेगा, जरा मुझे बताइए। फर्स्ट वन, इसीलिए लिमिट मैंने x1 टू x2 रखी। और जरा याद करो, वेरी बिगनिंग जब हम कैलकुलस रिवाइज कर रहे थे, तब एक वॉल्यूम की बात की थी, वहां लिमिट की ही बात आई थी। तो कैलकुलस में ये रूल नहीं है कि लिमिट किस में रखें, बस लिमिट हमारी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यू गॉट द आइडिया? सो जस्ट सी, हाउ मेनी ऑफ यू, जब हम इंटीग्रेशन में एरिया का मतलब ले रहे थे, तो आप में से कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया था? बस मुझे इस बात को बता दें। सेकंड इंटरप्रिटेशन, एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द y एक्सिस। एनीवन हैव कंसिडर्ड इट? कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एंड माय डियर, देयर आर क्वेश्चंस जहां इसका यूज करना होता है, और जहां इसका यूज करना होता है, अगर आपने इसका यूज नहीं किया तो या तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना?
या तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर सॉल्व भी कर लेंगे तो आप इतना टाइम लगा के सॉल्व करेंगे कि आप एग्जाम में कई क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। अगेन जैसे अभी आपको ये आइडिया जो मैं बात डिस्कस की, ये बड़ा ही यूजुअल लग रहा है या बड़ा अनयूजुअल लग रहा है? माधव फिर वही बात, जैसे हियर जब उसको इवेल्युएट करोगे आप, तो आइदर यू कैन, फिर वही बात आई कि सेकंड में एक्स डी वाई है तो डी वाई है तो लिमिट वाई में होनी चाहिए ना। लिसन माय डियर, यहां लिमिट कुछ भी हो, जब इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन आता है ना जिस वेरिएबल में हो, हम लिमिट उस वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेरी बात ध्यान सुने, मैं अभी चलो इस पे आऊंगा। मतलब जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट फंक्शन आ गया, अब वो फंक्शन किस वेरिएबल में, लिमिट उस वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि x1 पे y1 कितना होगा, x2 पे y2 कितना होगा, वो तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अब जरा ऐसा हमें कैलकुलेट करना हुआ तो मेरे पास दो रास्ते हुए। पहला कौन सा, ये यूज करना, dy को f डैश x dx से रिप्लेस कर देना। माधव अगर dy को f डैश x dx से रिप्लेस किया तो सब कुछ मेरे पास x में है, तब तो लिमिट x पे रखूंगा। लेकिन अगर मैंने x को f इनवर्स y से रिप्लेस किया, मैं y ले आया, तो एक तो ये काम हमेशा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, तब सारा y में रहेगा। तो मैं इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में x1 की जगह y1 होता वो लिख देता, और x2 की जगह y होता वो लिख देता। बेसिकली जस्ट सी हियर, अगर मैंने कहा ये मेरा x1 है, ये x1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये y1 है, और मैं कहूं नहीं ये x2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये y2 है। ये तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है ना। जब लास्ट में डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करनी होगी तो हम देखेंगे लास्ट में कौन सा वेरिएबल है। लास्ट में मेरे पास x में फंक्शन बचता है या y में बचता है, अकॉर्डिंगली हम ये लिमिट यूज कर लेंगे। बात, यू गॉट द आइडिया? जैसे आई गॉट सरप्राइज, वाई जब आपने कैलकुलस सीखी तो आपने इन चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दिया? एंड लिसन वन थिंग, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मुझे चाहिए। देखो लिसन, एक बात ध्यान रखना, मैं उस दिन मेरे पास गारंटी मिल जाएगी कि मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाले हैं जिस दिन मैं जितना सोच के आऊं कि आज क्लास में इतना कवर कर लूंगा वो कवर ना कर पाऊं। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ के सीखने के लिए ऐसा ले जाएं कि मैं कुछ और सिखा के जाऊं। मींस आपको जो नहीं आता वो सिखा के जाऊं। जो मेरे माइंड में मुझे इतना कोर्स कवर करना है वो तो मैं कभी भी कर लूंगा ना, लेकिन जो आपके माइंड में डाउट है वो तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो आपके पूछने पर मालूम पड़ेगा। सो जस्ट आई एम हैप्पी, बहुत मजा आया आज मुझे कि आप लोगों ने कम से कम डाउट पूछने शुरू किए। सो कीप ऑन आस्किंग दिस वे। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि इस टाइप के कंसेप्चुअल डाउट जब टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसी वक्त पूछे। नाउ यू गॉट दिस आइडिया। अब एरिया से मिलेगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ सेकेंड से क्या मिला, एवरेज रेट ऑफ चेंज सेकेंड से मिला स्लोप, और रेट ऑफ चेंज मिला किससे, इससे। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग होता है दैट इज इक्वल टू change in value of antiderivative of y। इसका मतलब होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ y, पहले का मतलब होता है। एंड सेकंड का मीनिंग मैं आपको जब जरूरत पड़ेगी तब समझाऊंगा। इस सेकंड का कोई मीनिंग निकल आए जरूरी नहीं है, समझ आए? सो व्हाट इज, ये ध्यान रखना, चेंज इन वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ y। एंड व्हाट वी मीन बाय एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है y किसका डेरिवेटिव था, y किसका डेरिवेटिव था। सो जस्ट see here everything, I am leaving the board for few seconds unobstructed so you can see the entire thing। and वैसे तो आप
को क्लास के साथ ही नोट करना चाहिए, बट अभी मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा बोर्ड ऑन अनऑब्स्ट्रक्टेड छोड़ दूं, आप रिकॉर्डिंग से सारी चीजों को नोट कर लेना, लेकिन एक बार स्कैन करिए, कहीं किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना। Any doubt to anyone? So let us come on main points in graph. That is slope of tangent means instantaneous rate of change or rate of change at a point. Slope of secant means average rate of change, and area between the graph and x-axis or abscissa, जिसको कि जनरली ग्राफ के एरिया का मतलब ये होता है। अगर कहीं कहा जाए एरिया ऑफ द ग्राफ तो मतलब हम यही लेंगे, कौन सा? एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड एब्सिसा एक्स एक्सिस। जो सेकंड बात बताई ना, एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस, इट इज ए वेरी अनयूजुअल यूज। तो जब इसका यूज आएगा तब देखेंगे। एंड रिसेंटली मैं बहुत जल्दी इसका यूज लेके आपको प्रॉब्लम देने वाला हूं, एंड यू विल एंजॉय इट। आपको बहुत मजा आएगा उसको सॉल्व करके। खैर, तो जब एरिया वर्ड बोलेंगे उसका मतलब क्या होगा? एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड एब्सिसा। तो जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव। अब यहां से हम ग्राफ के बारे में बहुत सारी बातें सोच सकते हैं। कई सारे ग्राफ हो सकते हैं। सपोज वी हैव वेरिएबल्स एक्स, वी, ए एंड टी, इज इट? ये वेरिएबल है। फिर हम दो वेरिएबल और हो सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड स्पीड। इनके बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारे पास अब इनके बीच में किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को लेकर ग्राफ बनाया सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, फिर कई दूसरे ग्राफ भी बना सकते हैं। सपोज वी स्क्वायर और एक्स के बीच के ग्राफ बना दिया, हो सकता है। वेलोसिटी एंड 1 टाइम के बीच के ग्राफ बना दिया। तो ग्राफ फिक्स नहीं है किसके बीच में हो जाए, ये तो एक्सपेरिमेंटर के कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है वो किन किन चीजों के बीच में ग्राफ बनाए। मेरी बात समझे? तो ये मत सोचे कि वीटी ग्राफ होता है, एटी ग्राफ होता है, हो गया काम खत्म। वी स्क्वायर इंटू और एक्स के बीच में ग्राफ हो सकता है, 1/t और वी के बीच में ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो सकते हैं। तो जैसे मैं अपने पास कोई ग्राफ आया एंड हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल की बात करें। सपोज वी हैव वी एक्स ग्राफ। हियर व्हाट वी मीन, v means velocity, x means position and t means time. Let us fix the symbols. V means velocity, x means position, a means acceleration, and t means time. अभी हम इतनी बात करते हैं, और भी बातें ले सकते हैं, बट लेट अस सी दिस वन। सी, अगर हमारे पास ग्राफ है x और t के बीच में, एक्स टी ग्राफ, तो एक्सटी ग्राफ से एरिया मीनिंगलेस होगा। केवल स्लोप और स्लोप ऑफ सेकेंड के मतलब होगा इससे, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का एरिया मतलब एक्स किसका डेरिवेटिव था, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होती, उसमें चेंज ढूंढना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर, दैट इज स्लोप मींस वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? दो चीजें हम पता कर, बट एक चीज और पता कर सकते हैं इससे, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। व्हाट वी कैन फाइंड? डिस्प्लेसमेंट वी कैन ऑल्सो फाइंड, and we can find distance traveled also.
अभी आपको बड़ा ऑब्वियस लग रहा होगा कि मैं इन बातों पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, अरे एक्सटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट, यार ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है। कई बार क्या होता है, जो बहुत ऑब्वियस बात होती है ना, वही ध्यान नहीं आती। सो एक्सटी ग्राफ से हम इतनी चीजें पता कर सकते हैं। एनी डाउट इन दिस? Then we have VT graph. Means velocity time graph. तो इससे किस टाइम पे कितनी वेलोसिटी हो तो पता कर ही सकते हैं, बट यहां से हम स्लोप का भी मतलब होगा और एरिया का भी मतलब होगा। एरिया मतलब ग्राफ और टी एक्सिस के बीच का एरिया। सो इफ इट कॉल अबाउट स्लोप, it will give you acceleration, and अगर slope of secant की बात करेंगे, it will give average acceleration. किसके बाद? एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, लिसन वन थिंग, अब देखिए ग्राफ में इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एंड इनफाइनाइट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी मेड। इज इट पॉसिबल दैट एनी टीचर कैन टेक ऑल द इनफाइनाइट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स? नहीं लिया सकते। तो इसके लिए जरूरी होगा आप केवल इन कंसेप्ट पे ध्यान दें। अभी मैं थोड़ी देर बाद एक अजीब सी प्रॉब्लम लूंगा जो ग्राफ से रिलेटेड होगा। सही है? What is area? Area between graph and t-axis. What it will tell? And everyone knows, सबको मालूम है। Area between graph and t-axis, VT ग्राफ में क्या मिलेगा इसे? Yes, change in position, और जिसका दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट वर्ड है, इसको मैंने सेकेंडरी बोला। आप बोल सकते हैं सर बात तो एक ही है, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, लेकिन लिसन, जब हमने ग्राफ का कंसेप्ट डेवलप किया तो हमने क्या डेवलप किया? एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो y का एंटी डेरिवेटिव हर जगह उसके चेंज का नाम हो जरूरी नहीं है। जैसे यहां v का एंटी डेरिवेटिव x होता है तो x में चेंज का नाम डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमने, लेकिन हर ग्राफ में उस एंटी डेरिवेटिव के चेंज का कोई नाम हो जरूरी नहीं है। जैसे अगर ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ होता, कौन सा ग्राफ? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। लेट अस टेक फर्स्ट, मैं नाम ही लिख लूं, थर्ड एटी ग्राफ। यहां से अगर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलेरेशन, और इसका एक नाम होता है, दैट्स नोन एज जर्क। दैट इज रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलेरेशन एंड इट्स नेम इज जर्क। इज इट? अब देखिए जर्क नाम हमारे सिलेबस में नहीं है टर्म, सो वी डोंट यूज द, कभी किसी क्वेश्चन में ना तो आईआईटी में ना ओलंपियाड में जर्क लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलेरेशन देंगे। एंड स्लोप ऑफ सीकेंट, एवरेज रेट ऑफ चेंज, rate of change in acceleration, or we can say average jerk. Now I come area. Area between the graph and the t-axis and t-axis. Now
अब यहां क्या आना चाहिए? जस्ट सजेस्ट मी, यू ऑल कैन गिव आंसर, वेरी इजी. चेंज इन वेलोसिटी. यस, देयर इज अ डाउट फ्रॉम माधव. सर, अगर हम मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उधर रिटर्न करता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है. यस, मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. बट सर, इसमें वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, पर फिर हम जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा तब उसके पाथ में चलते वक्त की वेलोसिटी बतलानी हो तो कैसे बतलाएंगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंस्टेंट. फर्स्ट ऑफ थिंग, अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एक इंस्टेंट की ही वेलोसिटी होगी. समझ में आया? तो अगर कोई पार्टिकल कहीं से चला और वापस वहीं गया और लौट के आ गया तो टाइम बीता होगा ना. तो इनिशियल इंस्टेंट और फाइनल इंस्टेंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी जीरो है, बट बीच के हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी हुई होगी. एंड वो x और t का फंक्शन हमें मालूम होगा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कभी की वेलोसिटी पता कर लेंगे. एंड आई टेक सच प्रॉब्लम, डोंट वरी इट. अब देखिए मैं क्या कह रहा था. यहां मैंने कहा चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट. यहां चेंज इन वेलोसिटी का कोई नाम नहीं है तो हमने चेंज इन वेलोसिटी बोला. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव डन समटाइम्स ए मिस्टेक. वीटी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी ले लिया होगा और ये गलती आपने या तो की होगी या फ्यूचर में एक बार करेंगे, और उस वक्त मैं याद दिलाऊंगा नहीं ये चेंज इन वेलोसिटी. तब आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि ये गलतियां कुछ ऐसी हैं जो एवरी ईयर हर स्टूडेंट एक बार कर लेते हैं. सो दीज आर द सम बेसिक आइडिया रिगार्डिंग एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ. Okay, so now the board is left for you, and you can see everything from recording. Any doubt in these points? Now I am coming on some other aspect. Suppose हमने t नहीं लिया, vx ग्राफ लिया. Then अब देखें इसका एरिया क्या मतलब होगा, स्लोप का क्या मतलब होगा. एक्चुअली स्लोप हियर इज dv by dx, और इस क्वांटिटी का कोई नाम नहीं है. लेकिन अगर अब इसी को v से मल्टीप्लाई कर दें, नो dv by dx, तो इसका कोई नाम नहीं है. dv by dx का कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन वही बात आ रहा हूं. बट इसको अगर v से मल्टीप्लाई कर दें तो ये a हो जाएगा. व्हाट? बट व्हाट वी हैव, a इज इक्वल टू v dv by dx. यस सर, आपने बहुत अच्छा बोला ये v by x होगा, लेकिन मैंने कहा इसका कोई नाम नहीं है. इज इट? dv by dx इज इक्वल टू v by x, बट इट हैज नो नेम. अब ये आपको ध्यान होगा, वी कैन राइट दिस. मतलब vx ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो व्हाट वी डू, हम किसी पॉइंट के स्लोप को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे. गॉट दे? आपको आइडिया लगा? एंड इट्स एरिया हैज नो मीनिंग. सपोज आई टेक ए क्वेश्चन हियर. Suppose here we have velocity v and this position x, and graph is something like that. What we have, v is equal to 2x. v is equal to 2x. Find
acceleration at x is equal to 3 meter. Part A. Can you give me answer? What will be acceleration? 12. Let us see. So what is acceleration here? A is equal to v dv by dx. And what is dv by dx? We can see from here 2. Is it? So dv by dx की value 2 or v की value 2x. So what it will be? 2x into 2. So what is 4x? So at x is equal to 3, acceleration is. So at x is equal to 3, A is equal to 12 meter per second square. Very good. Now see, listen one thing. मेरी बात बहुत ईमानदारी से बताना, अगर ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया होता तो क्या इतनी क्विकली ये ध्यान आता? यस और नो? नहीं आता। यही, अब मेरी बात समझे, मैंने क्या कहा था? हो सकता है आपको मेरी बातें बहुत आसान लगती हों, ये मेरा काम है, मैं अपनी बातों कितना आसान कर दूं, लेकिन वही आसान आसान करते करते आपके लिए हर चीज बहुत आसान कर दूंगा। बात समझ में आया ना? अगर आपको चाहिए कि फिजिक्स बहुत सिंपल हो तो आप मान के चलिए कि मैं चीजों को बहुत सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, पहली बात। और दूसरी, कोई भी सिंपल बात मैं लीव नहीं करूंगा, क्योंकि हर सिंप्लिसिटी जो है वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। नाउ लेट अस टेक सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बी। फाइंड एक्सेलरेशन और at t is equal to 3 seconds. Now will you try this question or should I solve? Okay, just I am giving you 1 or 2 minutes, try it. So Gunjan has suggested an answer. गुंजन ने आंसर सजेस्ट किया, मैं वो आंसर यहां पहले लिख देता हूं। आंसर सजेस्टेड बाय यू, 4 into e raised to power 9. 4 e raised to power 9. Let us check. अब हमें t is equal to 3 पर एक्सेलरेशन चाहिए, इट मीन्स टाइम लेके आना है। सो v I can write dx by dt. So how we solve it? v is equal to dx by dt is equal to 2x. Is it? अब we take separation of variable. Okay, it is 2 raised to power 6. So गुंजन ने करेक्ट किया, ये e raised to power 6 है। ठीक है, अब यहां से देखिए, व्हाट आई कैन राइट हियर, dx by x is equal to 2 dt. दिस काइंड ऑफ स्टेप, जब हम एक टाइप के वेरिएबल एक तरफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। तो इसके ये जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव है ना, व्हाट इज नोन एज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब अलग अलग जगह सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करने के तरीके अलग अलग होंगे। नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। इफ आई इंटीग्रेट हियर, व्हाट आई गेट, dx by x is equal to 2 dt. So what we get here, ln x is equal to 2t plus a constant c. Don't forget it. 2t plus a constant c. अब what we mean by c? तो c का एक यूजुअल मीनिंग लेना पड़ेगा। यहां पे सारा ऑब्जर्वेशन यही शुरू हुआ है, तो ये पॉइंट जो हमारा होगा ना, ये पॉइंट, यही हमारा t इक्वल टू 0 भी होगा। Is it? So what we can say from here, at t equal to 0,
x is equal to 0 and v equal to 0. So now from there check what at t equal to 0 अगर x 0 है, what is this function? What is ln 0? ln 0 क्या होगा? ln 0 1 होगा या ln 1 0 होता है? Ankit, see here. Undefined, so this problem cannot be solved. गुंजन, I don't know how if आपने आंसर कैसे फाइंड कर लिया. शायद आप यहां C लिखना ही भूल गए थे. गुंजन, yes. So that is here. Now हमारे पास इसमें इनकंसिस्टेंट डाटा है. मैं ये नहीं कहूंगा इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है. हमारे पास डाटा ऐसे हैं कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. Is it? So what we can say at C is ln 0 not defined. So data inconsistent. इसका आंसर ही नहीं आएगा. सर आपने इंटीग्रेट क्यों किया? एक बार वापस बताओ प्लीज. मेरे नेट चला गया था. सर नेट आ गया आपका माधव? जैसे हियर इंटीग्रेट इसलिए किया कि ये वी मुझे टी लेके आना है बीच में, क्योंकि टाइम टी बराबर 3 पे है. तो टी लाने का एक ही तरीका है, वी को dx बाई dt लिखो, और कोई तरीका नहीं. और v को dx बाई टी लिखने के बाद t और x का रिलेशन निकालूंगा. उसके लिए dt को इधर ले गया, x को इधर ले गया. अब मुझे इससे x और t का फंक्शन चाहिए, तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा. नाउ माधव यू गॉट? सो नो नीड प्लीज. गुंजन बेटा आप पिछली क्लास से काफी अच्छा कर रहे थे, कई आपने अच्छे आंसर दिए, और भी लोगों ने अच्छे आंसर दिए हैं. बट प्लीज टेक केयर ऑफ सच थिंग. जब भी आप इंटीग्रेट करें, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट C ऐड करना मत भूलो. अभी जब हम काइनेमेटिक्स में एंटर करेंगे तो इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी. ओके, सो जस्ट सी, इवन आई हैव टेकन, अब लगेगा ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी, बट अगेन इट इज नॉट ए सिंपल प्रॉब्लम, क्योंकि आपने सबने एक्सेप्ट किया कि अगर ये बताने से पहले मैंने ये पूछा होता तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता. उसके बाद भी इतना अलर्ट रहने के बाद भी यहां आपने गलती की. सो दैट विल नॉट बी द आंसर, इज इट? सो इट वॉज अबाउट Vx ग्राफ. नाउ आई एम erasing it. Another important category of graph that is usually drawn is Ax graph. Ax graph means it is a relation between A and X. So basically it represents a function A is equal to f of x. ये बात समझ में आ रही है कि Ax ग्राफ A और X के बीच में क्या फंक्शन है उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा. देन व्हाट वी कैन रिलेट फ्रॉम इट? अगेन इसका स्लोप लेते हैं तो रेट ऑफ चेंज इन A विद रिस्पेक्ट टू X हैज नो नेम, बट व्हाट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी वी कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर. लेट अस टेक एरिया. एरिया मींस A वी कैन राइट V dV by dx. अभी आपने जब मैं ये फॉर्मूला बता रहा था तो आपने पूछा तो ये यूज कहां होगा? ये वहां यूज होगा जहां A और X या V और X का रिलेशन होगा, टाइम नहीं होगा. एंड व्हाट वी कैन राइट नाउ हियर?
f of x. Is it? Now just see here. v dv is equal to f of x dx. Again ये जो स्टेप है that is called variable separation. Variable separation. अब आज मैंने 2 बार ये स्टेप लिया, इसका नाम दे दिया। आगे से मैं नाम नहीं लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी मैं बोलूंगा वेरिएबल सेपरेट करना है, और वी हैव टू यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। नाउ अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई वैल्यू तो देगा नहीं, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन। तो दिस v dx is equal to f of x dx. अब इनडेफिनेट इंटीग्रल कोई वैल्यू नहीं देता, तो हमें डेफिनेट इंटीग्रल लेना पड़ेगा। सपोज मैंने इसको x1 से x2 के बीच में इंटीग्रेट किया, तो यहां पे जब x1 था तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी v1 थी, जब x2 पर वेलोसिटी v2 थी, ऐसा कर देंगे, करस्पॉन्डिंग लिमिट रखेंगे। सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट हियर v स्क्वायर बाई 2, v1 टू v2, एंड व्हाट वी गेट हियर, इसको ऐसे रहने दें, x1 to x2 fx dx। अब जरा इसको सॉल्व करें, ये क्या मिलेगा आपको, v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। सो व्हाट वी गेट हियर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, और ये fx को मैं a लिख सकता हूं ना, देखो ध्यान से, तो मैं यह a लिख दूं, व्हाट, x1 to x2 a dx। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसका तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये है चेंज इन v स्क्वायर का हाफ, v स्क्वायर में चेंज का हाफ। एंड व्हाट इज दिस, ये वैल्यू क्या है, इसका सिंपल नाम है व्हाट, दिस इज सिंपल थिंग, एरिया between AX graph. So what we can say, area, this represent as area between AX graph and X axis is equal to half of चेंज इन v स्क्वायर, मीन्स वेलोसिटी के स्क्वायर के चेंज का हाफ। अब आई कैन जस्ट सी, आप बोल सकते हो नहीं सर इस टाइप से तो हमें ऐसे कितने रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा, डोंट ट्राई टू रिमेंबर ऑल द रिजल्ट्स, जस्ट ट्राई टू सी हाउ वी कैन डिड्यूस रिजल्ट्स। लेकिन ये जो मैंने 5 ग्राफ लिए ना, what xt, vt, ax, at, vx, ax, ये 5 ग्राफ बड़े कॉमन टाइप ग्राफ हैं, एंड वेरी फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम्स आर मेड ऑन दिस काइंड ऑफ ग्राफ। अब जैसे मैंने बात की थी, ग्राफ पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट तरह से ग्राफ बनाए सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में, तो प्रॉब्लम्स का कोई एंड नहीं है। जस्ट ट्राई टू, पहले मैं थोड़ा टाइम देता हूं, इन चीज को समझ लीजिए, कोई डाउट हो यहां तो पूछ लें, फिर मैं कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम पे चलता हूं, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी मेड ऑन ग्राफ। एनी डाउट इन इट? अब मैं आता हूं, देखो मैंने क्या बात किया कि 2 क्वांटिटीज के बीच में कई तरह से ग्राफ चूज करके बनाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा 1/t और x में ग्राफ, 1/v और x में ग्राफ, ऐसे कई ग्राफ होते हैं, मैं बीच बीच में लूंगा, बट आज मैं एक बड़ा अनयूजुअल ग्राफ ले रहा हूं। ग्राफ और हाउ average velocity in a time interval
t equal to 0 to t is shown in the graph. V average. Here we have time t. Say 1, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. One, two, three, 4, 5. This, and then so this is a straight line. Let me draw correctly as a straight line. So that graph is given. Graph is in between which two quantities? Average velocity in the interval t equal to 0 to t and time. You got the idea? You have to find velocity as a function of time. इस समय वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता करना है. नाउ अगेन मैं एक छोटी सी बात, शुड आई सॉल्व इट हियर और यू विल ट्राई फॉर फ्यू मिनट्स? आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करके बता दूं? Yes, just try few minutes.
आप लोगों से सॉल्व हो रहा है? जस्ट लेट मी नो, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? गुंजन का आंसर आया मीन्स आई एम राइटिंग योर आंसर, दैट इज योर आंसर V is equal to 2t. ये कब है? जब t 0 to 4 है, मीन्स t is 4 और 0, एंड उसके बाद आपका आंसर है 4 when t is 4 से बड़ा और 6 से छोटा। लेट अस ट्राई। अब देखिए ये जो ग्राफ है इससे मैं V एवरेज का फंक्शन लिख सकता हूं। व्हाट इज दिस फंक्शन? इक्वेशन दिस लाइन इज व्हाट? T. इट इज T इन व्हाट इंटरवल? 4 and 0। ये समझ में, इसका इक्वेशन तो T ही होगा क्योंकि स्लोप 1 है, 4/4, एंड हियर इट इज व्हाट? 4। What when t is greater than 4 and less than 6? And we also know that average velocity is x by t. X is what? Position. 0 से चला और हमने यहां क्या मान लिया? Origin at 0. Origin x equal to 0, and at t equal to 0 x was 0. Is it? Any doubt in this? जैसे ही मेरे पास है I can write x. So what I can write here? x is equal to t square. What? 4 and 0, and 4 into t, that is what? 6 and so we can write x directly. Now we can write velocity, just differentiate x. So v is dx by dt, we differentiate. So इसका derivative होगा 2t. Yes, Gunjan, your answer was absolutely correct. So 2t when t is less than 4 and greater than 0, and its derivative will be 4. What? Now see, anyone having doubt in any step of this question? Any doubt? Just see all the steps. I have leave the board unobstructed. Any one of you have any doubt? केवल यस और नो टेक्स्ट करना है। कोई डाउट हो यस एंड नहीं हो तो नो डाउट यस। नाउ सी हियर वी हैव डिस्कस्ड जनरल मैथ कंसेप्ट इन काइनेमेटिक्स। एनालिटिकली कैलकुलस से कैसे सॉल्व करेंगे और ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे, जनरल आइडिया हम लोगों ने डिस्कस किए। और आई एम श्योर दैट टिल सो फार इन जनरल आइडिया इनके अंडरस्टैंडिंग में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, इनके यूज और डिफिकल्ट हो सकते हैं, उसी में तो हमें एक्सपर्ट होना है आगे चल के। अब ये मत समझिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। जितना सीखना था हम सीख चुके, बस केवल इन्हीं चीजों में एक्सपर्ट होना है। और कैसा एक्सपर्ट? जब जिस चीज की जरूरत पड़े हमें ध्यान आए, पहली बात। और दूसरी बात, हो सकता है बीच में कई रिलेशन ऐसे आए जो बार बार यूज होते हों,
वो हमें याद हो जाए। तो वैसा जब हम रिपीट कर दें, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, कुछ पर्टिकुलर रिलेशन है जो बार बार यूज होते हैं, जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तीनों इक्वेशन याद आए। अब डिफिकल्टी क्या हुई या गलती क्या हुई हमारी टेक्स्ट बुक वालों से कि जब काइनेमेटिक्स या वन डायमेंशनल मोशन की बात हुई तो जब उन्होंने प्रॉब्लम्स बनाई तो ऑलमोस्ट 100% प्रॉब्लम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बना दी। यू सी एनी मटेरियल, कोई भी टेक्स्ट बुक देखें उसमें आपको मैक्सिमम मोर देन 90% प्रॉब्लम या तो कांस्टेंट वेलोसिटी की होती है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन की होती है। वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात ही नहीं, इज इट? और गलती हमसे क्या होती है कि जहां वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है वहां भी वही इक्वेशन लगाया जाता है। इसीलिए मैंने आपको अभी काइनेमेटिक्स में एंटर तो कराया, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन नाम की कोई बात नहीं। नाउ वी आर इक्विप्ड एनफ, हमारे पास सारे टूल्स, सारे कंसेप्ट रेक्टिलिनियर मोशन को समझने के लिए आ चुके हैं, एंड वी एंजॉय द थिंग्स फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम एनालिसिस पे आएंगे, ठीक है? उसमें हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात भी करेंगे, उन चीजों को भी समझेंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन के जो तीनों कैटेगरी थी, क्या? एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, उनकी बात भी करेंगे। एंड लिसन वन थिंग, मैं कोशिश करूंगा कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स यहां पे मैं आप लोगों को कैपेबल कर दूं सॉल्व करने के लिए। एंड उसके लिए बहुत जरूरी होगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल केसेस एंड गो टू वेरी वेरी डिफिकल्ट केसेस जो सोचने में बहुत मुश्किल होते हैं। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड further enjoy about rectilinear motion. Thanks.